गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका 12th क्लास राजनीति विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बेटा खंड ब इकाई सेकेंड पार्ट 3 न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय का गठन और उसकी शक्तियां पढ़ रहे हैं। मौखिक दौरान के द्वारा प्रश्नोत्तर के द्वारा अपन दौरान कर रहे हैं। पहला प्रश्न अपना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रक्रिया के माध्यम से होती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति बेटा कोलेजियम व्यवस्था से होती है। अब ये सोच रहे होंगे कोलेजियम व्यवस्था क्या है? कोलेजियम व्यवस्था ये होती है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर के कोलेजियम कहलाते हैं और वही डिसाइड करते हैं कि अगला न्यायाधीश कौन होगा, तो इसे कोलेजियम व्यवस्था कहते हैं। और वर्तमान में कोलेजियम व्यवस्था के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बेटा भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायाधीश चुनने की प्रक्रिया कोलेजियम करता है और शपथ दिलाने या नियुक्ति की प्रक्रिया राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है बेटा आपका, 99वां संशोधन किससे संबंधित था? 99वें संशोधन का संबंध किससे था? बेटा 99वें संशोधन का संबंध है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित था। कोलेजियम व्यवस्था के स्थान पर 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा एक नया अधिनियम बनाया गया, संसद और के द्वारा पारित हो गया, राष्ट्रपति जी के द्वारा स्वीकृत हो गया राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। एक ऐसा आयोग जिसका अध्यक्ष वहां का मुख्य न्यायाधीश होगा। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री और 2 प्रबुद्ध विख्यात व्यक्ति इसके सदस्य होंगे। तो इस प्रकार जो ये आयोग था 6 सदस्य था और ये कोलेजियम का स्थान लेने वाला था। इसका कार्य था न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसको असंवैधानिक करार दिया, संविधान का उल्लंघन माना और इसको निरस्त कर दिया गया। तो वर्तमान में भी बेटा न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम व्यवस्था से होती है और 99वां संविधान संशोधन संबंधित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से। अब नेक्स्ट प्रश्न, हमारे न्यायाधीश स्वतंत्र होकर के कार्य कर सके या न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या प्रावधान किए गए कि न्यायपालिका स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके? तो पहला, न्यायाधीशों की नियुक्ति संसद के द्वारा नहीं की जाती बल्कि कोलेजियम के द्वारा की जाती है। और दूसरा, न्यायाधीश किसी सिफारिश के आधार पर आगे नहीं बढ़ते, उनके पास वकालत का अनुभव होता है और उस अनुभवी व्यक्ति को ही न्यायाधीश बनाया जा सकता है। इसके अलावा न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है, उनके कार्यकाल से पहले उन्हें कोई नहीं हटा सकता। तीसरा, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संसद के द्वारा तय होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता और न्यायाधीशों के आचरण पर या उनके निर्णयों पर कोई आलोचना नहीं की जा सकती ताकि वे स्वतंत्र पूर्वक कार्य कर सकें। न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत ही कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तो ऐसी स्थिति में न्यायाधीश स्वतंत्र होकर के कार्य कर सकते हैं। भारतीय न्यायपालिका है उसकी संरचना समझाइए। तो बेटा भारत में न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड की तरह है, निचले स्तर से ऊपर की तरफ एक एकीकृत व्यवस्था के रूप में सामने आती है। सबसे नीचे होते अधीनस्थ न्यायालय, फिर उनके ऊपर होगी जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फिर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और फिर सबसे ऊपर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। भारत का जो बेटा सुप्रीम कोर्ट है नई दिल्ली में स्थित है और उच्च न्यायालयों की वर्तमान में संख्या बेटा 25 है। अपने राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है और इसकी खंडपीठ जयपुर में स्थित है। फिर सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या शक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार समझाइए, इसके कार्य या शक्तियां समझाइए। तो इसके क्षेत्राधिकार को अपन देखते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जिसको मौलिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है, दूसरा है रिट संबंधी अधिकार, तीसरा है अपीली क्षेत्राधिकार और चौथा है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। तो जो बेटा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है इसमें
इसको मौलिक क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है। इसमें ऐसे विवाद आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में आ सकते हैं, जो जैसे कि संघ और राज्य का विवाद, दो राज्यों के विवाद। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकारों से संघीय मामलों से संबंधित विवादों में एक एम्पायर की भूमिका प्रदान करता है। किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच विवाद होना स्वाभाविक है और इन विवादों को हल करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की, इसे मौलिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। इसे सर्वोच्च न्यायालय का एकमेव क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है। दूसरा बेटा रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके पास विकल्प है कि वह चाहे तो उच्च न्यायालय जाए या सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इन रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है। इसको समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है। तीसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय को प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने योग्य है, अर्थात उसमें संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मामला निहित है। अगर फौजदारी के मामले में निचली अदालत किसी को फांसी की सजा दे तो उसकी अपील सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय अपील की आज्ञा न दे तब भी सर्वोच्च न्यायालय के पास सकती है कि वह उस मुकदमे में की गई अपील को विचार के लिए स्वीकार कर ले। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब ये भी कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा, उसके कानूनी मुद्दों की दोबारा जांच की जाएगी प्रारंभ से लेकर के। यदि न्यायालय को लगता है कि कानून या संविधान का अर्थ वह नहीं जो निचली अदालत ने समझा है तो सर्वोच्च न्यायालय उनके निर्णय को बदल सकता है और इसके साथ उन प्रावधानों की नई व्यवस्था भी दे सकता है। उच्च न्यायालय को भी अपने ऐसे नीचे की अदालतों के विरुद्ध अपीलीय क्षेत्राधिकार है। फिर सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। भारत का राष्ट्रपति अगर चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेजा जा सकता है, अनुच्छेद 143। लेकिन न तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति सलाह लेने के लिए बाध्य है। तो फिर सर्वोच्च न्यायालय की इस परामर्श शक्ति की क्या उपयोगिता है? इसकी 2 मुख्य उपयोगिताएं। पहले से सरकार को छूट मिल जाती है कि किसी महत्वपूर्ण मसले पर कार्यवाही करने से पहले वह अदालत की राय जान ले। दूसरा, इससे कानूनी विवाद से बचा जा सकता है। और दूसरे, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार अपने प्रस्तावित निर्णय या विधेयक में समुचित संशोधन कर सकती है। जैसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के साथ आपने देखा उसको निरस्त कर दिया गया। अगर सर्वोच्च न्यायालय से पहले ही सलाह ले ली जाती तो अधिनियम बनने के बाद में निरस्त करने की आवश्यकता नहीं होती। तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या शक्तियां समझ में आई होगी बेटा। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, रिट संबंधी अधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में न्यायिक सक्रियता की शुरुआत कब हुई? बेटा भारत में न्यायिक सक्रियता की शुरुआत मानी जाती है 1979 में, 1979 ईस्वी में न्यायाधीश पी.एन. भगवती के समय में न्यायिक सक्रियता की शुरुआत मानी गई है। न्यायिक सक्रियता का सर्वाधिक सशक्त माध्यम क्या है? जनहित याचिका। न्यायिक सक्रियता की स्थापना की जा सकती है जनहित याचिका के माध्यम से। तो क्या है न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका? तो सबसे पहले अपन न्यायिक सक्रियता के बारे में जानते हैं। न्यायिक सक्रियता का अर्थ है कि वर्तमान में न्यायालय अखबार में छपी खबर के आधार पर या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा पत्र व्यवहार या अन्य किसी व्यक्ति की याचिका के आधार पर जनहित से जुड़े मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेने लगता है और उसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। फिर जनहित याचिका। जनहित याचिका का अर्थ जो लोग गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण स्वयं न्यायालय नहीं जा सकते, उनको कानूनों की समझ नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के द्वारा जो याचिका दायर की जाती है उसे जनहित याचिका कहा जाता है।
जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता, बेटे दोनों ही जनता के कल्याण से संबंधित है, दोनों ही जनता के कल्याण से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? बेटा अनुच्छेद 226 का संबंध है उच्च न्यायालय को, अनुच्छेद 226 का संबंध है उच्च न्यायालय को ऐसी रिट जारी करने की शक्ति, यानी उच्च न्यायालय भी मौलिक अधिकारों के हनन पर जो 5 प्रकार की रिट है वो जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 13 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 13 का संबंध है सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है। फिर है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च या उच्च न्यायालय कौन सी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं? पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रेषण लेख और प्रतिषेध लेख। तो ये 5 प्रकार की रिट सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। फिर अब ये सोच रहे होंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के द्वारा किए गए कार्य या विधियां जो कि संविधान का अतिक्रमण करती है, उसका उल्लंघन करती है, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऐसी विधियों को निरस्त करने की प्रक्रिया को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। तो ये थे बेटा इस चैप्टर से जुड़े आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपसे पूछी। आपको दोहरान करना है, अगर कोई दिक्कत आती है चैप्टर समझने में तो आप मुझसे वापस पूछ सकते हैं। थैंक यू।